बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमाद तारिक और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मुआशरे के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी मुआशरा कहाँ पर लैग कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उस वक्त मायूस हुए हैं। तो क्या रीज़न है कि आज पाकिस्तान 75 सालों बाद भी यहीं तक पहुँचा है, और बल्कि हम बहुत तरक्की कर रहे थे 1970s में और 60s में। लोग हमारे पास आ रहे थे, कोरिया और जर्मनी जैसे कंट्रीज हमारे से हमारा 5 ईयर प्लान लेने, लेकिन हमने शायद कोई रिवर्स गियर लगाया है और आज हम इस जगह पर हैं कि शायद दुनिया में आखिरी 5-10 नंबरों में आते हैं। हम आपसे और खुद से भी जानने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं अपने आप से। आप भी पूछे कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं एज ए कौम। जी अस्सलाम वालेकुम, हम आप क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं मोहसिन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बात बताएं, आपकी नज़र में क्या कुछ फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है आज इस मुकाम पर है? यार मोहसिन, इसमें एक तो मामला ये है कि अगर हम इसकी डिटेल में जाए ना तो फैक्टर तो बेबहाँ हैं। आप अगर फैक्टर्स काउंट करना शुरू करें तो वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर हम 3 4 5 अगर मोटे मोटे फैक्टर्स की बात करें ना, तो मेरी नज़र में जो हमारे लिए हमारे इस जिस जगह आज पाकिस्तान खड़ा है, हम एज ए नेशन खड़े हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे नज़र आती है ना, वो ये नज़र आती है कि बीइंग अ नेशन, बहुत से लोग ये बात करते हैं, मैं भी ये बात करूंगा कि हम लोग एज ए नेशन एक क्राउड हैं। हम लोग अभी तक एज ए नेशन डेवलप नहीं हो सके। जैसे आपने कुछ अर्सा पहले एक आपकी मैंने वीडियो आपने इसी चैनल पे अपलोड की थी, और आपने बहुत अच्छी वीडियो जो है आपने इस पे अपलोड की थी, जिसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि एज ए नेशन और एज ए कंट्री हम अभी अपने लड़कपन में पहुंचे, अभी मेच्योरिटी की तरफ हमने जाना है। तो हम अभी एज ए क्राउड चल रहे हैं, हम अभी एक नेशन में डेवलप नहीं हो पाए। उसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि अभी वो टाइम हमें लग रहा है एज ए नेशन डेवलप होने में, मैच्योर होने में टाइम लग रहा है। तो क्या फैक्टर्स हैं, क्यों इतना टाइम लग रहा है? कौमें तो 5-10-15 सालों के अंदर इतने इतने बुरे वक्त आए लोगों के ऊपर, मुल्कों के ऊपर, लेकिन वो बड़ी जल्दी अपने आप को जो है आपस में यकजा होकर और एक नेशन बनकर आगे चल पड़ते हैं। क्या फैक्टर्स आपकी नज़र में, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं, क्या फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपने ये जैसे कौमों का जिक्र किया, अगर दो मुल्कों की बात की जाए जिसमें जापान और जर्मनी की बात की जाए, जापान वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, उसके बाद उन्होंने कैसे ग्रुप किया, और जनवरी दोनों वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का बुरा हाल हो गया था, तबाह बर्बाद हो गया, उसके बाद दोबारा अपने पैरों पे खड़े हुए। तो बात आपकी सही है। तो इसमें आपने फैक्टर्स की बात की, जो जो जो, जो सबसे पहला और सबसे मेजर फैक्टर मुझे नजर आता है ना मोहसिन, वो ये नजर आता है कि हम लोग ना बटे हुए हैं। वी आर डिवाइडेड एज अ नेशन। इसीलिए मैंने लफ्ज यूज किया था, क्राउड है हम लोग, हम हर लेवल पे, हर सतह पे, और हर 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 जगह बटे हुए हैं। देखें, डिवीजन अगर कम हो और किसी एक लेवल पे हो ना, तो उसका इफेक्ट कम आता है और कौमें उसको मैनेज कर लेती हैं। लेकिन बीइंग अ नेशन, जब आप हर हर जगह पे बटे हो, डिवाइडेड हो ना, तो फिर आप एक हजूम की शक्ल में रह जाते हैं। आप एक एक नजरिए पे, एक मिशन पे, एक विजन पे, आप लोग एक टारगेट पे इकट्ठे नहीं हो पाते। तो जैसे आपसे भी मैं चाहूंगा कि इसमें आप अपना इनपुट दें। जैसे हम अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम एक एक इंसान का नजरिया होता है। जैसे पाकिस्तान को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान की बुनियाद रिलीजियसली इस्लाम पे बनी थी। तो अगर हम रिलीजियस लेवल पे देखें तो हम कितने बटे हुए रिलीजियस लेवल पे? ठीक है, ऐसे लगता है कि जैसे 72 के 72 फिर हमने पाकिस्तान नहीं बनाने जो नबी पाक कह कर गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब पहले हम एक फिको में बटे हुए हैं, उसके बाद फिर हम उसके अंदर मतलब सेक्ट्स में बटे हुए हैं, सेक्ट्स के बाद हम फिर सब सेक्ट्स में बटे हुए हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि इसको ये हम एक जनरल, ये देखी वाली बात है, मतलब कि हाँ, हम बहुत ज्यादा इधर जो है ना वो आप कह लें कि हम लोग डिवाइड हुए हैं, जिसकी वजह से ना मतलब बर्दाश्त नाम की यस, चीज ही नहीं है, और अदम बर्दाश्त बहुत है हमारे माशरे के अंदर। कि जब वो जुनैद जमशेद ने कोई हदीस बयान कर दी तो उनके ऊपर अटैक हो गया। जिस तरह कोई और वहां से दूसरे सेक्ट से कोई और हदीस बयान करता है तो उसके ऊपर दूसरी ग्रो जो है वो अटैक कर देते हैं। ये वाकई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि हम रिलीजियसली जो है वो बहुत बटे हुए। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो, लेकिन हम इस्लाम पर होते हुए भी शायद अपने आप को फिरकों में बांटना पसंद करते हैं।
जबकि अल्लाह ताला ने हमें इससे मना किया। आप बिल्कुल आपने इस बात में ये बहुत अच्छी बात की, हालांकि ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया था कि इस डिवीजन की वजह से हमारे में अदम बर्दाश्त आती है, और आधे 30-40 मसाइल का जड़ अदम बर्दाश्त होता है। जब इंसान में बर्दाश्त का मादा रहे तो बहुत सी चीजें, बहुत सी मामलात, मसाइल भी स्मूथली निकल जाते हैं। और जैसे आपने एक और बात की कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैंने तुम लोगों को, मफहूम है मफहूम बयान कर रहा हूं मैं, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को ये कास्ट में या इनमें इसलिए मतलब इसलिए बांटा है ताकि तुम लोगों की पहचान हो सके। ठीक है, वो सिर्फ पहचान की हद तक था। देखिए, पहचान और सर्वाइवल दो डिफरेंट चीजें होती हैं। वो जो हमारी पहचान होनी थी, हमने उसको अपना सर्वाइवल बना लिया, हमने उसको पहचान से निकाल के सर्वाइवल वाले खाने में डाल दिया, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो गया। तो देखिए, अब एक मुल्क जो बना ही इस्लाम के नाम पे, और इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उसमें इस्लाम के रिलीजियसली इतने ज्यादा लोग बटे हों, तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। उसके बाद अब जी आप कुछ कहना लगे? इसके अलावा, और एक तो रिलीजियस आपने डिवाइड का कर दिया, इसके अलावा कौन से फैक्टर्स आप समझते हैं कि जिनकी वजह से हम डिवाइड हुए हैं? यार, अब वो जैसे मैं आपको मुझसे कहता हूँ, हम हर लेवल पे बटे हुए हैं। अब रिलीजियसली जो एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि हाँ सबसे बड़ा है। उसके बाद आप आ जाएं तो जिसको डेमोग्राफिक या लिंग्विस्टिक लेगी, डेमोग्राफिक हम बटे हुए हैं। हम पहले रिलीजियसली बटे हुए हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपने सूबों में बटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यार हम ये देखें तो हर जगह पर ही सूबे तो हर कौम में, हर मुल्क में पाए जाते हैं। चाइना में आप चले जाए, पता नहीं कितने सूबे हैं, इंडिया में चले जाए 30 से ज्यादा सूबे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 52 प्लस या 52 कहते हैं कि स्टेट्स हैं। तो ये तो हर जगह पर है, लेकिन वो फिर भी एज ए कौम आगे बढ़ जाते हैं या आगे बढ़ रहे हैं। हम क्यों ये 4-5 सूबे हमसे नहीं संभाले जा रहे? देखिए, उसकी मोहसिन बात फिर यही वजह आ जाती है कि वो लोगों ने वो मुल्क जो डिवाइड हुए हैं सूबों में, एक सिस्टम, एक निज़ाम है, और जब वो इलाकों में डिवाइड हुए हैं ना, तो उनकी एक इलाके की दूसरे इलाके से या एक सूबे की दूसरे सूबे से कोई जहनी प्रॉब्लम या उनके जहन में कोई जहनी इख्तलाफात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पहले दिन से ही जिस तरह का हमारे यहाँ माहौल बना और सारा निज़ाम बना, और हर जो हम ये डेमोग्राफी के लिए सूबों में भी बटे हो, तो हम एक सूबे का ख्याल होता है कि शायद एक के साथ ज्यादती हो रही है, दूसरे के साथ बेहतरी हो रही है। इस वजह से हम लोग आपस में वो सूबों में वो प्यार, मोहब्बत और कोऑर्डिनेशन नहीं पैदा हो सका, रंजिशें बढ़ गई। तो ये सबसे बड़ी वजह, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि वो सूबे होने के बावजूद आगे क्यों निकल के हम क्यों रह गए, क्योंकि वहां पे सुबाइयत है लेकिन रंजिशें नहीं है। बट सूबों में डिवाइड होने के बावजूद वो लोग मिलके एज अ कॉम, एज अ नेशन, एक टारगेट, एक मिशन, एक विजन पे काम करते हैं। लेकिन हम लोग आगे जाके उसमें और मसाइल में फंस जाते हैं। और इसके बाद आप देख लें सूबों के, आप रिलीजियस, फिर उसके बाद सूबा, उसके बाद आप देख लें जिससे मैंने कहा बहुत हमारी जगह बटे हुए हैं। यार, आप क्लास में देख लें, हम लोग क्लासेस में बटे हुए हैं। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, लोअर क्लास, एलीट क्लास, क्लासेस में बटे हुए हैं। और उसमें फिर क्लासेस में बटने के एक होता है आप क्लास में बटना वेल्थ वाइज, फिर एक हम अपनी जहनी अप्रोच में भी क्लासेस में बटे हुए हैं। एक तो वेल्थ वाइज हो गया ना कि पैसे के हिसाब से क्लास में बटे हुए, फिर जहनी अप्रोच में भी हम क्लास में बटे हुए हैं। एक क्लास है जो मॉडर्न एलाइनमेंट की अप्रोच के साथ चल रही है, एक क्लास है जो मॉडरेट एलाइनमेंट की सोच से चल रही है, एक क्लास है जो थोड़ी कंजर्वेटिव के साथ चल रही है। वेल्थ के हिसाब से क्लास में बटे हुए हैं, जहनियत के हिसाब से क्लास में बटे हुए हैं, थिंकिंग के हिसाब से क्लास में बटे हुए हैं। और अगेन इसका इफेक्ट क्या होता है, जो आपने बहुत खूबसूरत बात की थी कि जब इतना बंदा डिवाइड हुआ हो तो अदम बर्दाश्त आ जाता है, और अदम बर्दाश्त बहुत से मसाइल को जन्म देता है, वहां से मसाइल स्टार्ट होते हैं। पिछले दिनों मैं किसी का वीलॉग देख रहा था ऑनलाइन, तो वो अमेरिका के हालात के ऊपर कर रहे थे, तो वो भी उसको पाकिस्तानी माशरे से रिलेट कर रहे थे कि यहाँ पर भी करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है अमेरिका के अंदर, वो बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ना, वो पाकिस्तानी माशरे की तरह नहीं है कि एक क्लास के पास इतना पैसा है और दूसरी क्लास जो है वो कूड़ा करकट से उठा के अपनी रोटी जो है वो खा रही है। इसकी वजह से जो इतना डिफरेंस है, जो निचला तबका है वो बहुत ज्यादा मायूसी में, और बहुत ज्यादा उनके पास कोई वसाइल नहीं है कि वो अपना रोजगार कहाँ से करे। तो इसलिए फिर वो जो आजकल चोरी चकारी और डाका जनी जो हो रही है,
ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी के साथ नहीं है। आप मुझसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आप जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसाल दें, हम्म, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से और आपसे लोगों से भी पहले ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि उन मुल्कों में, जो वेस्ट के मुल्क हैं, उनमें 80% जो लोग हैं ना, तकरीबन 70 से 80% लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आप 19-20 नहीं, चलो 18-20 के फर्क के साथ तकरीबन बराबर है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ 70% लोगों का, ठीक है। उधर जो जिस आप एलीट क्लास कह लें, वो भी बहुत छोटा सा पोर्शन है, और उधर आप बहुत लोअर जो क्लास है वो भी कह लें, वो भी बहुत छोटा सा पोर्शन है। मैं आपको एक और बात बताऊं, वहां पे इतने मौके और अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि जो लोअर क्लास है ना, वो जो खुद उससे बाहर ना निकलना चाहे तो नहीं निकल पाता। अदरवाइज वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हर बंदा मेहनत करके बना ही सकता है। 70-80% लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ 19-20 के फर्क के साथ एक जैसा होता है। और आप फिर जैसे बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। उसकी वजह से लोगों में एक दूसरे, अगेन जो बात है, एक दूसरे की तरफ जब लोग देखते हैं तो उनमें एक दूसरे के जब खिलाफ कोई नफरत नहीं फैलती, या हसरत नहीं फैलती, या परेशानी नहीं फैलती। तो उस वजह से जो है वो ये बहुत से प्रॉब्लम जो उनकी नहीं करते, वो एक दूसरे हसद नहीं करते। और अच्छा, इसके अलावा हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल एक जो कह लें कि वो भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया कि पार्टीज जो है वो एक दूसरे को देख नहीं पा रही हैं, उनके सपोर्टर्स एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर समझते हैं आपके? बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखें, अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो डिवीजन, हर जगह डिवीजन, बार बार डिवीजन, ये सबसे बड़ा, मैं तो समझता हूँ हमारे आगे बढ़ने का, ना बढ़ने का कॉज ये है। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एक हमारे जैसी कंट्री के लिए अच्छी होती हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन अब आप कुछ अरसे से देख रहे होंगे कि इतनी शिद्दत, अगेन जो आपने लफ्ज यूज किया, इतनी अदम बर्दाश्त और इतनी शिद्दत आ गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, एक मसाइल का हल निकालने को तैयार नहीं है। और चलें, एक मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तो अलग एक मिसाल रहेगी, जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक दूसरे को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है। गली गली में लड़ाई, घर घर में लड़ाई पहुंच चुकी। बिल्कुल। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और किसी से इख्तलाफ करना, ये हमेशा सेहतमंद चीज होती है, पॉजिटिव चीज होती है। इसको अगर आप पॉजिटिवली लेके चलें तो इसमें से हमेशा खैर ही निकलती है, शर नहीं निकलता। इसमें से शर तब निकलता है जब आप अगले वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझे ना, और चले, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो आप उसमें अदम बर्दाश्त का पहलू दिखाएं। तो पॉलिटिकली भी हम लोग बहुत ज्यादा डिवाइड हो गए हैं और उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी आ गई है। अहमद, आपने ये फैक्टर तो सारे बता दिए, अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? एक मैसेज जो आप कौम को देना चाहें कि किस तरह हम रीयूनाइट हो सकते हैं और किस तरह हम आने वाले कुछ सालों में जो नजरिया पाकिस्तान था, जो कायदे आजम ने जिसके लिए ये पाकिस्तान बनाया था, उसके ऊपर इकट्ठे हो सकते? हाँ, इसमें मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें कि ना, एक मैं आपको छोटा सा अपने एक, ये कोई जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, इसमें उनके लिए या इस कौम के लिए मैं कोई तज़हीक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा, उससे बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बाहर के मुल्कों में तासुब एक दूसरे के लिए मौजूद नहीं है। कोई प्रोग्रेस कर रहा हो, यानी मेरे इतने ज्यादा दोस्त, और हम आपके भी, हमारे बहुत से दोस्त बाहर हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर जाके देखते हैं कि जब कोई और मुल्क का बंदा प्रोग्रेस कर रहा, तो उसके मुल्क के सारे लोग उसके साथ कंधा लगा के साथ जुड़ जाते हैं कि हमारा बंदा आगे जा रहा है। और हमारी मिसाल ऐसी है, मैं छोटे से लतीफे आपको बताना चाहूंगा कि जल्दी से आपको सुनाता हूँ। कैसे ना, एक दफा एक जेल का विजिट हो रहा था, वो ना उसमें ऐसे कुएं बने हुए थे और उसमें मुख्तलिफ जो है ना कौमे के लोग उन्होंने बंद किए हुए थे। सबसे पहले वो जेलर दिखा रहा था, एक बंदे को विजिट करा रहा था, वो एक गया, उसके ऊपर 10 गार्ड खड़े हुए थे। उसने कहा ये कुआं किस कौम का? उसने कहा ये जर्मनी के लोग हैं। उसने कहा 10 गार्ड? उसने कहा भाई ये बहुत सख्त जान है। तो एक कोशिश करता है, दूसरा कोशिश करता है, बाज नहीं आते, दिन में कम से कम 3-4 बंदे कोशिश करते हैं, इसलिए हमने 10 गार्ड खड़े किए हुए हैं। वो कहता है अच्छा। वो अगले कुएं पे जाते हैं, वहाँ 5 गार्ड खड़े होते हैं। वो कहते हैं जी ये कुआं किस नेशन का? वो कहते हैं जी ये कुआं जापानियों का है। उसने कहा जी यहाँ पे, वहां पे 10 था, यहाँ 5। उसने कहा जी ये भी जो है ना, ये भी एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट करते हैं, इनमें भी रोज डेली 1-2 बंदे लाजमी कोशिश करते हैं भागने की, तो इधर भी हमें सख्त पैरा देना चाहते हैं। इस तरह दिखाते दिखाते कुछ 4-5 कुएं दिखाने के बाद एंड पे वो एक कुएं पे गए, उस पर कोई गार्ड नहीं खड़ा था।
वो और अंदर लोग थे सॉरी, तो उसने जेलर से पूछा कि भाई ये किस कौम का कुआं है? उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तानियों का कुआं है। तो उसने, वो बड़ा हैरान हुआ जो बंदा विजिट कर रहा था, उसने कहा कि तो इधर आपने कोई गार्ड नहीं खड़ा किया? वो कहता है यार गार्ड खड़ा करके जरूर हमने खर्चा करना, गार्ड की जरूरत नहीं। जैसे इस कुएं से कोई निकलने लगता है और भागने लगता है और उसके लोग देखते हैं ये भागने लगे, हम अंदर ही उसको पकड़ के उसकी खुद ही टांग खींच देते हैं। तो मिनहासुल कौम हमें ये रवैया बदलना होगा। हमें अपने जो हमारे कौम के सबसे पहले हमें अपने आप को डिवीजन खत्म करके हमें क्राउड से एक नेशन बनना होगा। ठीक है, बर्दाश्त का पहलू अपने अंदर लाना होगा। देखिए, इख्तलाफे राय ये हो नहीं सकता कि आपका ना हो। ठीक है, आप इस्लामी वाकयात पढ़ें, आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें, बड़े बड़े जय्यद सहाबा जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनमें आपस में इख्तलाफात होते थे, लेकिन बर्दाश्त का पहलू होता था और रिस्पेक्ट का पहलू होता था। तो हमें जो है एक बर्दाश्त का पहलू पैदा करना है, रिस्पेक्ट का पहलू पैदा करना है, अपने आप को डिवीजन को खत्म करना है। ठीक है, एक होना है। और सबसे बड़ी बात, जब हम में से कोई एक शख्स प्रोग्रेस कर रहा हो, आगे जा रहा हो, तरक्की कर रहा हो, आप ये उसकी खुशी में शामिल हो, उसकी प्रोग्रेस में शामिल हो, ना कि आप ये हम लोग एज ए नेशन ये सोचना शुरू कर दें कि मैं पीछे रह गया और ये शख्स आगे निकल गया और मैंने इसका रास्ता कैसे रोकना इसकी प्रोग्रेस का। बड़ी अच्छी बात की हमाद आपने, और बहुत ही रेलेवेंट फैक्टर्स जो हैं वो आपने पाकिस्तानी कौम के पीछे रह जाने के बताए हैं। आई एम श्योर कि जो हमारे नाज़रीन सुन रहे होंगे वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे और कोशिश करेंगे हम एज ए कौम कि हम इन ये जो फैक्टर्स 4-5 मेन है, रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद क्लास फैक्टर हो गया, और ये जो डेमोग्राफिक या लिंग्विस्टिक जिसका आपने सूबाई तासुब की बात की, इन फैक्टर्स को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ख़त्म नहीं भी कर सकते तो कम से कम इसको मिनिमाइज़ करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो वापस 1960 और जो 1970 का हमारा दौर था उसकी तरफ हम वापस जाएं, या उससे भी अच्छे हम बने। थैंक यू वेरी मच हमारा टाइम देने के लिए। एक आखिरी बात इसमें कहूँगा, देखिए आखिरी बात सिर्फ ये है कि हमने अपने इंडिविजुअल्स दायरे से सोच के दायरे से निकल के हमने मुल्क का सोचना है। ये मुल्क है तो सारे रिलीजियसली लोग भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, क्लास के लोग भी हैं और कास्ट के लोग भी हैं। ये मुल्क है तो ये सारे लोग हैं, ये मुल्क नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। हमें पहले मुल्क का सोचना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है। उसके बाद हमने अपना अपना जो हमारे मुख्तलिफ तबकात, रिलीजियस, पॉलिटिकल उस पर बटे हुए हैं, हमने उसके बारे में सोचना है। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, पाकिस्तान आगे जाएगा तो हम सब आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे इसी नोट पे अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे, काफ़ी लेंथी हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो डिवीजन है हमारे माशरे के अंदर कम अज़ कम इसको जो है हम ख़त्म कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।